अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। आज हमने जो स्टोरी आपको सुनानी है वो जब हमने सुनी तो हमारे पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि ये महकमा तो वो है जो लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए दिन-रात एक करता है, ये तो हमने सुना है। लोगों को एजुकेट किया जाता है, अरबों रुपए का इसके लिए बजट भी मुख्तस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर किस तरह करप्शन की जा रही है, एक ऐसी ही स्टोरी लेकर आज हमारे स्टूडियो में एक सोशल वर्कर मौजूद हैं। तो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इनके पास क्या ऐसी करप्शन की स्टोरी है, क्या ये इंकशाफ करने जा रहे हैं कि महकमा एजुकेशन के अंदर क्या इतने बड़े जोल जोले जा रहे हैं कि मतलब ये करप्शन रोकी जाए तो हमें तो लगता है पाकिस्तान का कर्जा भी उतर सकता है। मुल्की खजाने में अरबों रुपया जमा होने के बाद पाकिस्तान के हालात भी बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक महकमा है। तो स्टोरी है क्या? असल में तो मेरे साथ वो सोशल वर्कर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। जी, आप सबसे पहले अपना तारुफ तो करवा दें। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल जी, मैं यूसी हमज़ा गोश्त हूँ। जी, मेरा ठीक है। तल्लक ठीक है। हमज़ा गोश्त मेरा ज़ाती महल्ला है। ठीक है। तो चीमा साहब, आज आप हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ करप्शन बेनकाब करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो क्या ऐसी स्टोरी है आपके पास, ज़रा बताएँगे हमारे मेरे नाज़रीन को? पास जी ये ਸਾਡੇ हमज़ा गोश्त ਦੀ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਕੀਨਨ ਉਹ 2 ਨੰबर ही निकली। नहीं मतलब कैसे 2 नंबर भर्ती और आपको कैसे पता चलेगा कि ये 2 नंबर भर्ती है? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ हमज़ा गोश्त तहसील आई है तो ਉਦੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक ਉਹ है, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ठीक है। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਖਾਮਨ ਨੇ ਦੇ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। पैसे किसको दिए और आपको कैसे पता चला कि पैसे दे के भर्ती हुई है? ज़ाहिर गल है, यकीनी बात है, किसी महकमे को अफ़सर को दिए होंगे, वो क्लर्क को तो नहीं लिए, ठीक है। किसी महकमे के अफ़सर को ही दिए होंगे ते मतलब तादी पैसे भर्ती दे के भर्ती हो जाती है? यकीनन हुई है, तो यार सामने कैसे आई है पता ना चल साढ़े गया कि सामने। इनकी जॉइनिंग बोगस है? हालाँकि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए तो अप्लाई किया जाता है, अखबार में इश्तिहार आता है, उसके बाद कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो उसके बाद जाके फाइनल किया जाता है कि ये बंदा सरकारी एम्प्लॉयी है। तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि ये सरकारी एम्प्लॉयी नहीं है? गर्स है कि ये ਜਿਹੜੀ औरत है नसरीन रफ़ीक ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। जी, जी। ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਡਸਕੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। जी, ठीक है। ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ठीक है। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ मकसद नौकरी जॉइन की थी किते 2 नंबर तरीके मतलब नाल। आपने ये इंक्वायरी नहीं की कि इन्होंने अखबार इश्तिहार देखा या अप्लाई किया कि आपको डायरेक्ट पता चल गया या किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि ये बोगस भर्ती है? नहीं, मुझे दोस्तों ने दस्सिया भी है, लेकिन मेरे दिल 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ बोगस ਭਰਤੀ ਹੋਈ है। दरख्वास्त किधर दी आपने? सीईओ एजुकेशन सियालकोट में। सियालकोट किस सीईओ सन में दरख्वास्त दी थी आपने? जी, किस सन में दरख्वास्त दी थी? कौन सी तकरीबन गवर्नमेंट? 4 साल हो गए ना। 4 साल हो गए, हाँ, आज 2024 चल रहा है, तो ये 4 साल पीछे रहे 2019 में, हाँ, 2020 में। जी, 2020 में आपने दरख्वास्त दी जी, सीईओ एजुकेशन को, जी, ठीक है। एजुकेशन उसके बाद इस पे इंक्वायरी शुरू हो इस गई। पे इंक्वायरी शुरू इन्होंने हुई। आपसे राब्ता नहीं किया कि आप क्यों हमारे पीछे पड़ गए हैं, हमारा लेना-देना कोई नहीं है आपसे? किन्होंने? ये जो नसीम जिनका नाम ले रहे हैं आप। नहीं, ये मुख्तलिफ जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनके थ्रू आते रहे हैं मुझे। अच्छा, तो हाँ, आप क्यों नहीं कि माने? पिछे हट जे अच्छा, ते मुझे एज़ ए पाकिस्तानी होने के नाते हटना चाहिए ਸੀ। सीधी-सीधी गल है कि 2 नंबर भर्ती होई सी ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ फॉलो किया कि 2 नंबर नहीं रहन देना महकमे 'ਚ। कितनी देर तक ये जॉब करती रही हैं? तकरीबन मेरा ख्याल है 10 साल मैंने की थी अच्छा, नौकरी। आपको 6 साल के बाद जाके 10 साल के बाद जाके पता चला कि ये बोगस जी, भर्ती है, जी, जी। ठीक है? उससे पहले आपको पता नहीं था, अंदाज़ा जी, नहीं था, जी, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो आपने दरख्वास्त दायर कर दी। जी। जब सीईओ एजुकेशन ने आपको इंक्वायरी के लिए बुलाया तो वहाँ पर आपने क्या बात की? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ठीक है, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਲਫੀਆ ਕਹਿੰਦਾ। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ठीक है। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 2 ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। जी, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੇਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਮੇਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, जी, ठीक है। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਉਹ ਕਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ, जी, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈ। ਉਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਾ। ठीक है। ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਕੋਟਲੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2-3 दफ़ा जा के बयान दिते। उनके हाथ में ये एप्लीकेशन भी है जो इन्होंने दी थी सीईओ एजुकेशन को। इस
बोगस भर्ती के हवाले से। और इस बोगस भर्ती, ये एक भर्ती है जिसकी इंक्वायरी इन्होंने, ये हमारे स्टूडियो में आए हैं और ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपना बयान के साथ-साथ बयान हल्फी भी, इन्होंने दरखास्त के साथ-साथ अपना बयान हल्फी भी, हल्फन इन्होंने बयान दिया कि ये बोगस भर्ती है, मेरे इल्म में आया है, जो कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है। तो अगर इसको इंक्वायरी की जाए तो ये साबित हो सकता है कि इनकी बोगस भर्ती है, कोई अखबारी इश्तिहारात काम नहीं आया, कहीं पे कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई सरकारी नौकरी के लिए, कहीं पे कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई टेस्ट नहीं हुआ, जिसके बावजूद ये सरकारी नौकरी पर तैनात हो गई हैं, सरकारी अफ़सर बन गई हैं, मतलब टीचर तैनात हो गई हैं। और ये बोगस भर्ती, इनके मुताबिक इन्होंने ये भी लिखा है कि एफए की बेस पर इन्होंने, हालाँकि सरकारी टीचर के लिए तो बीए की शर्त लाज़मी होती है और बीएड भी साथ लाज़मी करार दिया गया था। लेकिन एफए बेस पर सरकारी टीचर कैसे भर्ती हो गई? इनके मुताबिक इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 2000 ए इनकी भर्ती इनकी भर्ती 2009 से ये तनख्वाहें वसूल कर रही हैं, जबकि 2014 के आखिर में इन्होंने बीए किया है। तो ये कैसे फिर सरकारी नौकरी पर तैनात हो सकती थी? इनके मुताबिक ये सरकारी बोगस भर्ती है और किसकी मिलीभगत से, किसकी जालसाज़ी से ये भर्ती हुई। उसके बाद इन्होंने फिर क्या हुआ? आप ये बताएँगे थोड़ा-सा? जी। जब इनकी इंक्वायरी शुरू हुई, तो उसके बाद फिर इनको महकमे से डिसमिस कर दिया डिसमिस गया। कर दिया गया। हाँ जी। फिर इन्होंने दरख़्वास्त दी स अपना सीओ को, ठीक अपील है, की थी, अपील च भी खारिज हो गई, अपील भी खारिज हो गई। ठीक है। आपसे कोई डील करने की कोशिश नहीं की इन्होंने? नहीं, कि आप कुछ ले दे के बैठ जाते? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਨਾਹ ਘੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ठीक है। ਮੌਜ਼ਨ ਇਲਾਕਾ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ जी, ठीक ਕਿ है। ਛੱਡੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਕਸਦ ਔਰਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ सकता। अच्छा जी, ये चीमा साहब हैं, ये मुहिब्बे वतन होने का दावा करते हुए इन्होंने ये बताया कि चूँकि पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुँच रहा था, इसलिए मैंने इनकी इंक्वायरी करवाई और ये महकमे से डिसमिस भी हुई। इसका मतलब है इनकी बात तो सच है कि बोगस भर्ती थी और ये एक बोगस भर्ती तो इन्होंने पकड़ ली, लेकिन 1787 स्कूल हैं सियालकोट के अंदर, जिनमें तकरीबन लगभग 19,000 के करीब, हमारे ज़राए के मुताबिक 19,000 के करीब टीचर्स हैं। तो इनमें से कौन-कौन सी, कैसे-कैसे बोगस भर्ती की गई है, कैसे-कैसे उनको तनख्वाहें दिलाई जाती हैं, कैसे-कैसे अरबों रुपए का माहाना बजट होगा इनको तनख्वाहें देने की मद में। तो उस अरबों रुपए में से कितने लोग बोगस भर्ती हैं, इनकी इंक्वायरी कौन करेगा? क्या हर चीमा साहब जैसा कोई बंदा हर किसी पे दरखास्त देगा तो इंक्वायरी होगी? या महकमा अपने तौर पर भी इंक्वायरी कर सकता है कि जो बोगस भर्ती है उनको भई बाहर निकाला जाए। एक आम शख्स उठता है, वो बोगस भर्ती को पकड़ता है, उसको महकमे से बर्खास्त करवा देता है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इसमें आपने ये मेंशन नहीं किया कि इनसे सारी पिछली तनख्वाहें जो इन्होंने ली थी वो वापस की जाएँ, वो सरकारी खज़ाने में जमा वो करवाई मैंने जाएँ। दरखास्त दी हुई है अफसरान बाला को। वो भी दी हुई है। ਉਹ ਵੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਇਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। असल चीज़ तो ये है ना कि मतलब एक आम आदमी तो भर्ती हो गया किसी से ले दे के, लेकिन जो महकमे में काली भेड़ें मौजूद हैं, जिन्होंने शराफ़त का लबादा ओढ़ा हुआ है और लोगों से अंडर द टेबल पैसे पकड़ते हैं, रिश्वत लेते हैं, रिश्वत वसूल करते हैं, गंदे और घिनौने इस धंधे में मुलव्वस हैं। लोगों को हक मारा जाता है मेरिट पे आने वाले लोगों का। इन जैसे जेलसाज़ों को ये भर्ती कर लेते हैं, ये तनख्वाहें खाए जाते हैं और इनसे अपना हिस्सा मुकर्रर कर लेते हैं। भई अगर आपकी 1 लाख, सवा लाख रुपया तनख्वाह है, तो इसमें से लाख आप रख लीजिएगा, 25,000। तो अगर ये इतना भी 25% का भी अपना कमीशन रखकर 1,000, तकरीबन 19,000 लोगों में से 100 लोग भी अगर भर्ती हों, तो ये इनका बजट किधर तक जाता है? और एक सरकारी टीचर की तनख्वाह कम से कम मेरे ख्याल से कोई एसएसटी जो स्पेशल सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनकी तकरीबन सवा लाख के करीब तो होगी, लाख से तो ऊपर ही होगी। तो ये बजट अगर बचाया जाए, इस बजट को बचाकर बोगस लोगों को ना दिया जाए, मेरिट पे आने वाले लोगों का हक ना मारा जाए, उनको आगे लाया जाए, तो हमारा मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, क्योंकि मेरिट पर आने वाले लोग, जो पढ़े लिखे लोग, हकीकत में पढ़े लिखे लोग होंगे, वो हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए उनको एजुकेट भी करेंगे। तो अगर जेलसाज लोग आगे आएँगे तो वो क्या एजुकेट करेंगे? वो तो बच्चों से स्कूल में काम ही करवाएँगे। तो ये हमें ना सिर्फ हमें, बल्कि हमारे बच्चों को, बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान पहुँचा है। तो अभी आपको क्या लगता है कि उनकी तनख्वाहें वापिस होंगी? ਜੀ इंशाअल्लाह ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣ ਸੰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ तक कुछ नहीं ਬਣਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। डिप्टी कमिश्नर साहब ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ इंशाअल्लाह रिक्वेस्ट। ठीक, तो आप जो पीछे जेलसाज लोग हैं जिनकी वजह से ये भर्ती हुई हैं, मतलब कोई क्लर्क होगा जिसने ये सारी फाइलें तैयार की, इनका रिकॉर्ड तैयार किया और महकमे को दिखाया कि भाई ये तो पुरानी भर्ती चली आ रही है, और महकमे ने कैसे इनको फिर तनख्वाहें शुरू कर दी, ਇਹ इनके ਸਾਰਾ अकाउंट में ਕੁਝ आती हैं। ਮੌਜੂਦ ਹੈ मेरे भाई, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ मौजूद है।
ले जी, ये इतनी बड़ी फ़ाइल है इनके पास, ये सारी फ़ाइल है। ये सारी फ़ाइल देखी जा सकती है, यो ये जो हमारे पास लेके आए हैं तो एक-एक पेपर चेक तो नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ी फ़ाइल है, लेकिन इनकी ज़ुबानी यही बताना है कि ये सारी इन्होंने फ़ाइलें इन्होंने दरख़्वास्तें दी हैं, एप्लीकेशंस हैं हत्ता कि इन्होंने जान नहीं छोड़ी। 4 साल लग गए हाँ आपको जी, ये 4 साबित करते हुए कि इनकी बोगस जी, उस 4 साल के दौरान भी ये तनख़्वाह 2 आती रही 2 इनको। साल 2 साल मकसद लगे ने इन्हां लेकिन दी पूरी ये पैरवाई फिर ਕੀਤੀ। तो यही होगा ना कि इनको तकरीबन 2 तो 2.5 साल हो गए ने इन्हूं इनको महकमे चों भर्ती करने वाले बर्खास्त होया। इसका मतलब है इनको भर्ती करने वाले ही इनकी इंक्वायरी कर रहे थे, जो 4 साल लग गए भाई, ज़ाहिर फौरी बात है इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। जी। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਨ ਸੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ लें जी, ਜਿਹੜੀ साफ-शफ़ाफ ਇਹਨਾਂ इंक्वायरी के लिए ये रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन इसके हवाले से हम सीईओ एजुकेशन के पास भी जाएँगे, उनसे भी पूछेंगे भाई ये क्या मामला है? अगर ऐसी बोगस भर्तियाँ 1787 स्कूलों में अगर एक-एक बोगस भर्ती भी आप लगा लें, छोड़ें सारी बोगस भर्तियों को। अगर एक-एक जालसाज़ वहाँ पर 1787 स्कूल हों, तो 1500 ही हम 1500 ही लगा लेते हैं, नहीं 1700 लगाते। 1500 लोग अगर महीने की लाख रुपए तनख़्वाह लेते हों, तो किधर बजट जाता है? वो बजट अगर बचेगा तो हमारे सरकारी खज़ाने में जमा होगा। पाकिस्तान के खज़ाने में जमा होगा। लेकिन इतने नहीं हैं बल्कि 19,000 में से आप देख लें कितने बोगस होंगे। एक तो इन्होंने पकड़ लिया मतलब अगर कोई तगो-दो करे, कोई कोशिश करे तो और भी बहुत सी गेम्स पकड़ी जा सकती हैं। ये सिर्फ़ बोगस भर्तियों की करप्शन नहीं है बल्कि और भी इस महकमे से जिस महकमे से लोगों ने अफ़सरान ने नज़रें चुराई चुराई हैं, उनको खुली छूट दी है। वहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता, उस तरह का ऑडिट नहीं किया जाता, सख्ती नहीं की जाती, उन पर नज़र नहीं रखी जाती। तो वहाँ पर ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन ऐसा चलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस मामले में अब क्या बनेगा हम सीईओ एजुकेशन से भी बात करेंगे हम मुख्तलिफ अफ़सरान के पास भी जाएँगे सर, ये सिर्फ़ एक महकमा नहीं बल्कि सैकड़ों महकमे ऐसे हैं जहाँ पर हमारी नज़र ही नहीं पड़ती, नज़र ही नहीं जाती उनके बजट पर, उनकी मामलात पर, उनके कामों पर। तो हम कोशिश करेंगे एजुकेशन के मामलात में जो-जो करप्ट भेड़े हैं, उनको बेनकाब किया जाए, उनको सामने लाया जाए, उनके खिलाफ जो इंक्वायरियाँ चल रही हैं जो दरख़्वास्त देंदा है, वो भी इनकी तरह चीमा साहब की तरह वो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। उनके हवाले से बता सकते हैं भाई हमने भी दरख़्वास्त दी थी, ये करप्शन निकली थी लेकिन इसका बना कुछ नहीं। फिलहाल इस स्टोरी का कहाँ तक जाएगी, तो ये तो अब आने वाला वक़्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।